संत प्रकाश जाटव जी, पीओके पर एक सवाल एक जवाब आपका, जो मोहन भागवत जी ने कहा। देखिए, जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में अखंड भारत का पक्ष रखा, और अखंड भारत वो है जो राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और तमाम छोटे छोटे राष्ट्रों में बट गया। इनफैक्ट क्या कि वहां पर आज भी सांस्कृतिक विचारधारा तो यही की है, वहाँ के लोग, यहाँ की जो भारतीय जो सांस्कृतिक विचारधारा है उसको पुष्ट रखे हुए हैं, जीवट बनाए हुए हैं। और उनमें से जो पीओके जो है वो जिस तरीके से कांग्रेस की मतलब गलती के कारण, नेहरू जी की गलती के कारण से भारत का हिस्सा होते हुए जो है वो पाकिस्तान के हाथ में चला गया। इनफैक्ट वो तो भारत का हिस्सा, आज भी हमारी विधानसभाएं हैं वहाँ पर, मगर दुर्भाग्य से वो जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में और अवैध रूप से। उस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारा जो एक कमरा है वो दुश्मनों के हाथ में है, मगर सही मायने में उनका जो पक्ष है वो अखंड भारत को लेकर के, क्योंकि अखंड भारत जो है, भारत के नागरिकों ने पाकिस्तान बने या बांग्लादेश बने, भारत बटे, ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की थी। मगर उस वक्त के जो राजनीतिक लोलुपता के कारण से ये देश बटा, मगर जो बटने के बावजूद जो हमारी जो सांस्कृतिक विचार है उसको कोई नहीं बांट पाया। हम आज भी सांस्कृतिक विचार और भावना के साथ में जुड़े हुए हैं। वहाँ के जो बलूच हैं, सिंध हैं, सिंधी हैं, वो सब लोग जो है, मुल्तान है, वो सब हमारे विचारधारा के हैं और वो आपस में एक साथ जो है एक एहतराम भी है। और पीओके के लेकर के तो स्पष्ट था। अब अभी हमारे जो कांग्रेस के साथी जो हैं वो विषय को कहीं ना कहीं इधर उधर जोड़ने का प्रयास कर रहे, क्योंकि उनकी नाकामयाबी के कारण से ये सब पीओके वाली स्थिति हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। और आपने सही कहा कि आपके पास 1965 में और 1971 में जब 93,000 सैनिक पाकिस्तान के बंधक बने हुए थे, पीओके लेने का पूरा मौका था, मगर आपने उस वक्त में नहीं लिया। बल्कि पीओके के साथ साथ जो हमारे 56 जो सैनिक वहां पर पाकिस्तान ने अरेस्ट किए हुए थे, इन्होंने वो भी वापस नहीं लिया। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका के दबाव के कारण, जिसके अब साक्ष्य भी हमें मिल रहे हैं, तो उसके कारण से इन्होंने वो 93,000 जो सैनिक थे पाकिस्तान के, उन्हें छोड़ दिया, अपने सैनिकों को नहीं छुड़ाया और ना ही पीओके को वापस लिया। आज ये कांग्रेसी किस मुंह से बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवादियों को और आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए मोदी जी ने शुरू कराया था, हमारी सेना ने उसको अंजाम दिया। हमने पीओके के बारे में नहीं कुछ कहा था, हमने जो आतंकवादियों को खत्म करने के लिए वो ऑपरेशन सिंदूर किया था। और आज कांग्रेस जो है उस ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में पीओके को लेकर के जो है ना चर्चा कर रही है। अरे पीओके तो आपने उस वक्त में दिया, आप उस वक्त में ले सकते थे, मगर आज आप कौन से मुंह से बोल रहे हैं? और उसके बाद आप ये देखें, 1993 में बम ब्लास्ट हुए, 2005 में बम ब्लास्ट हुए, 2006, 2007, 2008, 19/11, 26/11, ये इतने हमले हुए जिसमें तमाम लोग दंगे में, उसमें बम ब्लास्ट में मारे गए। एक कंकड़ नहीं फेंका आपने पाकिस्तान के ऊपर। आप जो है आज ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर छीटक कशी कर रहे, उसमें आप तमाम तरीके की बेबुनियाद बातें उठा करके रख रहे हैं। आप जिस वक्त में भारत में आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, 1984 में आपने हजारों सिखों की हत्याएं की, 1993 में सीरियम बॉम्ब ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए, 2005 में दिल्ली बम ब्लास्ट में 62 लोग मारे गए, 2006 में वाराणसी में 28 लोग मारे गए बम ब्लास्ट में, 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में हमला हुआ, उसमें 209 लोग मारे गए, 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें 68 लोग मारे गए, अजमेर शरीफ में 16 लोग मारे गए, 2008 में जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें 163 लोग मारे गए, 2008 में अहमदाबाद में हमला हुआ,
बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 56 लोग मारे गए। 2008 दिल्ली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ग्रेटर कैलाश, नगर, दिवाली के मौके पर, उसमें 30 लोग मारे गए। 26/11 में 166 लोग मुंबई में 3 दिन तक जो है आतंकवादी अपना तांडव करते रहे, उसमें 166 भारतीय मारे गए और 28 विदेशी मारे गए। ये सारे डाटा है, लेकिन संत प्रकाश जी एक सवाल जो है जिसका मेरी बात सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब दुनिया जानना चाहती है, देश भी जानना चाहते हैं, पीओके को लेकर स्टैंड क्या है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग है, दुर्भाग्य से इस वक्त दुश्मन के हाथ में है। आने वाले समय में एक हम देखेंगे कि वो हमारे साथ में पुनः वापस मिला होगा, और उसके लिए तमाम तरीके के जो प्रयास किए जा सकते हैं राजनीतिक आधार पर, वो किए जा रहे हैं। ठीक है, एक कमेंट संदीप मिश्रा जी से मैं ले लेता हूं। संदीप जी, पीओके पर लेकर मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा, उधर योगी आदित्यनाथ बनने का हुआ था भारत के आज सर, कौन सा महिला आरएसएस में है? आज भी तिरंगा 50 साल हो गया, तिरंगा नहीं लगाया। क्या बात कर रहे हैं? कहां नहीं लगाया? नागपुर में नहीं लगाया? ऊपर नरेंद्र, नीचे देवेंद्र। अरे कहां नहीं लगाया? और चोर गद्दी चोर। आरएसएस कार्यालय के ऊपर कहाँ तिरंगा है सर? बताइए। तिरंगा फहराया जाता है आरएसएस कार्यालय में, अब कहाँ की बात सुनिए सर। आशीष जी, ऊपर नरेंद्र और इधर देवेंद्र, दोनों मिलके होट चोर गद्दी चोर, होट चोर गद्दी चोर, ये होट चोर। अरे आज तो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा शिवानंद भाई। गद्दी पे बैठे एक ही सेकंड में देश इस कुर्सी पे बैठने की लायक नहीं है सर। होट चोर गद्दी चोर युवा युवती को क्या मैसेज दिया? देश की जनता तय करेगी ना शिवानंद जी, ये चुनाव आयोग को हाथ तय नहीं होगा। अभी हाइड्रोजन ये तय तो नहीं होगा, हम और आप बैठ के तय तो नहीं करेंगे कि देश की जनता किसे चुनेगी। हाइड्रोजन बम सर, हाइड्रोजन बम फूटने जा रहे हैं। वो हाइड्रोजन बम था कि वो सुतली बम था? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, संत प्रकाश जाटव जी के पास मोहन भागवत क्यों नहीं? संत प्रकाश जाटव जी, मोहन भागवत जी के कहने के मायने बहुत बड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो कुछ उन्होंने कहा, उस कहने के रोड मैप क्या कोई तैयार किया गया है और उस पर आगे बढ़ने की क्या योजना है? क्योंकि शिवानंद जी तो टॉपिक को डाइवर्ट करते ही रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से संचालक मोहन भागवत जी ने बात कही है, आप ये मान करके चलें कि पाकिस्तान जब से भारत से विभाजित हुआ है, उसके जो तमाम सूबे जो हैं वो अवचेतन हैं, और वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि हम कहाँ और गलत जगह फंस के। बलूच जो हैं वो उससे अलग होने के तमाम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और आज वो इस पोजीशन में हैं कि वो सेपरेट होने के लिए किसी भी सूरत में तुरंत तैयार है। पीओके जो है वो हमारा उसके ऊपर जो है हमारा ही अंग है, एक कमरा है, ये जिस तरीके से बात कही है। और पहले की जो सरकारों का जो ढुलमुल रवैया रहा, इस कारण से पीओके पुष्ट होता रहा। अदरवाइज पहले ही अगर हमारी जो वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, ऐसी पोजीशन होती तो ये जाता ही नहीं। और साफ स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो जिस तरीके से अपनी कारगुजारियां, अपनी पार्टी की कारगुजारियों से बचने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इन्होंने एक भी सफल प्रयास नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इन्होंने कभी मांग भी नहीं रखी है। खुद जाकर के यूएन में जो 2 साल पहले गठित हुआ था भारत के आजादी पे, और उसमें ले जाकर के मामला रख दिया। आज वो फंसा हुआ है मामला। मगर मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो हमारी जो सांस्कृतिक वैचारिकता है इन सभी मुल्कों के साथ में, जैसे अभी आपने अफगानिस्तान के संदर्भ में भी कही, तो कहीं ना कहीं बेशक से हम एक भारत न बन पाए, मगर सांस्कृतिक भारत जो है वो आपस में हम लोगों को एकजुट करके रखेगा। क्योंकि हमारे और उनके जो सारे क्रियाकलाप हैं वो एक हैं, और वो एक क्रियाकलाप होने के कारण से बेशक से अफगानिस्तान रहे और बांग्लादेश रहे, श्रीलंका रहे, नेपाल रहे, ये बेशक से अलग मुल्क रहे, मगर सांस्कृतिक विचार से ही अखंड भारत के रूप में रहेंगे। और उसके लिए जो मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, ये एक बहुत दूरगामी सोच है जिसको क्रियान्वित कर रहे हैं आज हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में।
और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही पीओके जो है वो हमारा वापस भारत में विलय होगा, क्योंकि विलय क्या होगा, वापस जो है हम उसे अपने जिसने कब्जा कर रखा उसे छुड़ा करके आजाद कर पाएंगे और वो फिर पुनः भारत का हिस्सा रहेगा। और एक उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी चल रही होगी जिसको पूरा होते हुए हम जल्दी देखेंगे। संदीप जी, क्या माना जाए जिस तरह से अभी जाटव जी कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की भविष्य की राजनीति का या भविष्य की कूटनीति के एक एजेंडे की व्यवस्थाओं को देखना और पिताजी को एक डर था देश के बंटवारे के बाद भी मुस्लिमों से, और वह डर जो था उसी का खामियाजा अभी तक कांग्रेस भुगत रही है, जिसके चलते जब सनातनी जगह है तो उसको जो है अब पर्दे से मतलब गायब हो गई है, सीन से गायब हो गई है कांग्रेस आज की तारीख में। आज उसे कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखिए जो भी बातें उन्होंने कही अभी तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने, उनका कोई आधार नहीं था। उन्होंने पूरे भारत भर की बातें कर ली, लेकिन संघ प्रमुख के बयान पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पीओके को भारत में मिलाने पर कुछ नहीं कहा। तो जानते हैं कि यह भी मुद्दा मोदी जी एक दिन करेंगे, संघ एक दिन इसमें सफल होगा, और दिन मैं नहीं कह रहा हूं, जल्द ही होगा। यह जल्द 6 महीने, साल भर, 2 साल हम लोगों के जीवन काल में तो अवश्य होना है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। संत प्रकाश जाटव जी, मोहन भागवत जी ने जो कहा, क्या उसे जन चेतना को जगाने के तौर पर भी देखा जा सकता है? जन चेतना जगाने का पीछे जो अर्थ है वो तो सीधा सीधा चुनाव को लेकर के होता है, मगर यहाँ पर जो है एक जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी उस देश की जो इन सभी मुल्कों का पिता है। जितने भी मुल्क जो है भारत से कट के अलग मुल्क बने हैं, वो उनका पिता जो है वो भारत ही है, और पिता की जिम्मेवारी है उन सभी मुल्कों की व्यवस्थाओं को देखना, और उस काम को आज बखूबी मोदी जी निभा रहे हैं एक गार्जियन के रूप में अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में। और उसमें जिस जो पीओके है वो सही मायने में वो हमारी जिम्मेवारी है। वहाँ की जनता और वहाँ का जो आवाम है वो आप ये मान करके समझ लें कि वो बाट जो रहा है कि भारत में उनका पुनः वापसी हो। और अभी जैसे संदीप जी ने बताया और हम लगातार देख भी रहे हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जिस अंदाज में पीओके को लेकर के जो बात कही कि उसके लिए हम जान भी दे सकते हैं, ये वाकई उनके इस शब्द पर, इस बात पर, इस बयान पर पूरा देश जो है वो जान देने के लिए तैयार है। पीओके के लिए ये जज्बा उन्होंने भरा। आज वर्तमान सरकार जो है वो जिस तरीके से जनता के और यहाँ के भारत के जो लोगों के जहन में एक अपना इमेज बनाए हुए है, मैं समझता हूँ कि उससे जोश भर जाता है, और अपने जो तमाम जो मुल्क भारत से कटे हुए हैं उनके प्रति नहीं, तो फिर इससे क्या संत प्रकाश जी इसे क्या कहे कि अखंड भारत की जो कल्पना की गई थी या फिर अखंड भारत का जो सपना देखा जा रहा था, उस विचार को एक बार फिर से मन में पुनर्जीवित करने का ये बयान जो है उस तरीके से भी देखा जा सकता है, क्योंकि कई युवा जो है जिन्हें आजकल हम जेन जी जनरेशन करते हैं, शायद उन्हें इतिहास के बारे में उतना नहीं पता, वो अखंड भारत को उतना बेहतर नहीं समझते हैं जितना बेहतर आप या फिर आप समझते होंगे, हमारे दोनों पैनलिस्ट समझते होंगे, या फिर जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है अखंड भारत के बारे में। देखिए, अखंड भारत जो है वो किसी भी सूरत में कल्पना नहीं है, अखंड भारत है। और अखंड भारत बेशक से सीमाओं में बांट दिया गया होगा, मगर सांस्कृतिक विचार के साथ में आज भी वो जुड़ा हुआ है। आज वो सभी क्रियाकलाप जो भारत में हो रहे हैं वो हमारे जो तमाम जो मुल्क जो भारत से कट के अलग हुए हैं उनमें भी वही विचार और वही जो है ना परंपराएं जो है वो आज भी जीवित हैं। और इसी कारण से हम आज भी अखंड भारत है। और मैंने कहा कि बेशक से सीमाओं में अलग मुल्क बटे रहेंगे, मगर सांस्कृतिक आधार पर भारत अखंड भारत के रूप में ही पहचान बनाए रखेगा, क्योंकि हम बेशक से अलग मुल्क हो सकते हैं मगर सांस्कृतिक विचार से हम एक हैं। और वो ही चीज हमारी जो नौजवान जो है हमारे बच्चे वो चीज को समझे कि अफगानिस्तान जो है वो जिस तरीके से सांस्कृतिक विचार से जाना जाता है, भारत है
भारत का एक बहुत बड़ा रिलेशन वहां पर अफगानिस्तान में रहा है, पाकिस्तान में रहा है, बांग्लादेश में रहा है, इधर बर्मा में, म्यांमार में। ये सब जो मुल्क जो है वो भारत ही है, और भारत की सांस्कृतिक विचार जो है आज भी वहां पर फलीभूत हो रही, पुष्ट हो रही है। इस चीज को एक सकारात्मक विचार के साथ में हम जब समझेंगे तो सही मायने में आज के नौजवान जो है वो। लेकिन संत प्रकाश जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। वो सवाल मुझे लगता है कि देश की जनता जानना भी चाहती होगी। जब बलूचिस्तान में कलात प्रशासन की वहां पर हुकूमत थी, सबसे बड़ा वो वहां पर कस्बा था, टोटल 4 कस्बे हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, और जिन्ना को इन्होंने एडवोकेट रखा था। बाद में ये हुआ कि बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क हो गया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने ये कहा कि भाई पहले ये अपने को सही तरीके से चलाना सीख लें। क्या उस समय भारत सरकार जो है वो बलूचिस्तान में दखल नहीं दे सकती थी क्या? देखिए, सही मायने में भारत सरकार जिसके मुखिया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको 15 अगस्त को प्रधानमंत्री बने ऐसा कहा जाता, मगर वो बने 2 सितंबर 1946 को थे। और वो जो है वो पार्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही, और हम एक डोमिनेंट के रूप में जो है काम कर रहे थे। आज भी लगभग उसी विचार को लेकर के हमारे कांग्रेसी जो है उससे छूटे नहीं है। तो उस वक्त में अलग करना उनके हसरत वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो वही काम करने थे जो ब्रिटिश हुक्मरान करवाना चाह रहे थे, और उनका मकसद ये था कि भारत को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित कर दें। और वो टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करने के लिए उन्होंने तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे। उस वक्त यदि अगर वो मुसलमान होने के कारण से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ, ईसाई मुल्क ने, ब्रिटिशर्स ने उसको अलग किया। भारत का मुसलमान जो है उसको विभाजित नहीं करना चाहता था, मगर यहाँ के मुसलमानों में से जिन्ना को तैयार किया कि तुम मुसलमान के नाम पर एक मुल्क अलग लेकर के चले जाओ। और जब डिवीजन हुआ तो आपको मालूम है कि भारत के मुसलमान भारत में ही रह गए। तो ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान होने के कारण से ये देश बटा। ये देश बटने के पीछे ईसाई जो मानसिकता थी, जो ब्रिटिशर्स की थी, वो उसने उसको अंजाम दिया। भारत को विभाजन करने का काम, जातियों में बांटने का काम। 1935 से पहले कोई जातियां नहीं थी, अनुसूचित जातियों की कोई सूची नहीं थी, मगर 1935-36 में ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अनुसूचित जाति 469 से 69 अनुसूचित जातियों का गठन करा गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसी तरीके से डिवीजन कर दिया भारत और पाकिस्तान का, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इनफैक्ट क्या कि ब्रिटिशर्स ने ही इस देश को बांटने का काम किया, और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि भारत, वो जानते थे कि भारत आर्थिक स्थिति में बहुत उन्नत, और उस वक्त की जीडीपी आपको मालूम है ना, 0 आफ्टर बुद्धा से लेकर के आज तक जो है 17वीं शताब्दी तक तो हम 30+ रहे जीडीपी में। तो भारत को बांटने से ही ब्रिटिशर्स का, यूरोपियन कंट्रीज का वजूद बना रह सकता था, आर्थिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टियों से भी। इसलिए उसको डिवीजन करने को, उनका जो कारण था वो डिवीजन करने के पीछे भारत को कमजोर करना था, और वो कर पाए। तो आपने जो बात कही कि उस वक्त में क्यों नहीं तोड़ा, अरे नेहरू जी तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो तो क्राउन के प्रधानमंत्री थे। फिर तो वो आप कहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने 562 रियायतों का मिला लिया, रियासतों को मिला लिया। बिल्कुल। और वो उनके जो मेहनत से, जो उन्होंने उस वक्त में जो अडिगता दिखाई, इस वजह से एक हो पाए। अदरवाइज तो कोशिश तो नेहरू जी के ऊपर अगर रहते तो ये तो 27-28 मुल्कों में भारत बढ़ चुका होता। 565 रियासतें थी तो 565 में ही शायद हो सकता है बंटवा देते, क्योंकि ये तो अलग अलग छोटे छोटे मुल्क जो है वो चाहते थे, मगर एकता, अखंडता जो है वो पटेल जी ने करी। इसीलिए तो लौह पुरुष के रूप में मैं समझता हूँ कि एक्चुअल में लौह पुरुष के रूप में उन्होंने उस वक्त के जीवन को जिया, और आज वो भारत जो है जो अलग नहीं हो पाया, जो बचा हुआ है, उन्हीं के कारण। अब बाद में हरि सिंह को शरण भी लेनी पड़ी और कश्मीर का विलय भी भारत में कराना पड़ा। ये सब कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बहरहाल वो तो इतिहास का विषय है, किसी दिन